हेलो स्टूडेंट्स। चलो ये रिवोल्ट ऑफ 1857 का आज कुछ मिलिट्री कॉजेज़ देखते हैं। तो कल तक का हम लोगों ने देख ही लिया था, अब आगे मिलिट्री कॉजेज़ से स्टार्ट करते हैं। मिलिट्री में क्या दिक्कत हो गया था जिसकी वजह से इंडियन सोल्जर्स जो है वो रिवोल्ट करने लगे थे ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ में, तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं आज। तो पहला चीज़ था कि मिलिट्री में जितने भी सोल्जर्स थे उनको जो है वो प्रमोशन ना के बराबर मिलता था, यानी कि जिस पोस्ट में ज्वाइन किए हैं 10 साल बाद उसी पोस्ट में रिटायर करते थे। और इंडियन सोल्जर्स को ये अलाउड नहीं था कि कोई हाई पोस्ट में जो है वो उनको प्रमोट किया जाए, सैलरी वगैरह भी ना के बराबर उनका इंक्रीज़ किया जाता था। तो इसके वजह से इंडियन सोल्जर्स जो है वो खुश नहीं थे ईस्ट इंडिया कंपनी से, ऊपर से अनाप शनाप लोड दे दिया जाता था। फिर इनका लो सैलरी था, बहुत कम पैसा में इनको काम करना पड़ता था। कहीं पे वॉर के लिए अगर भेजा जाता था तो इनको बोला जाता था कि आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, लेकिन वॉर के बाद इनको कुछ एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिलता था। मतलब जान भी जोखिम में डालो, रिटर्न आएंगे कि नहीं आएंगे इसका कोई गारंटी नहीं है। अगर डेथ हो गया वॉर में तो परिवार वालों का भी देखभाल नहीं किया जाता था। तो इसीलिए आर्मी वाले लोग नाखुश हो गए थे। फिर जो आर्मी में इंडियन सोल्जर्स भी थे और ब्रिटिश सोल्जर्स भी रहते थे। तो ब्रिटिश सोल्जर इंडियन सोल्जर को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, एक साथ बैठते नहीं थे, बातचीत नहीं करते थे। तो ये एक डिस्क्रिमिनेशन होता था, दैट इज़ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन ब्रिटिश सोल्जर्स एंड इंडियन सोल्जर्स। और ब्रिटिश सोल्जर का सैलरी भी बहुत ज़्यादा रहता था इन कंपैरिजन टू इंडियन सोल्जर। दोनों सेम पोस्ट पे है, एक अंग्रेज़ है उसको बहुत ज़्यादा सैलरी मिलेगा, एक इंडियन है तो उसको ना के बराबर सैलरी मिलता था। तो ये भी एक मन में जो है वो इनका इंडियन सोल्जर का मन में थोड़ा सा ख़राब लगता था इनको कि जब सेम काम कर रहे हैं तो उनको क्यों ज़्यादा पैसा मिल रहा है और हमें कम मिल रहा है। आगे जो आर्मी में जो आर्मी का जो डिस्ट्रीब्यूशन रहता था इंडिया में वो बड़ा ही फॉल्टी डिस्ट्रीब्यूशन था। कहीं पे बहुत ज़्यादा सोल्जर्स को भेज दिया जाता था, कहीं पे बहुत कम सोल्जर्स को भेजा जाता था। तो जिसके वजह से इंडियन सोल्जर्स ने धीरे धीरे प्लान बनाना स्टार्ट किया कि जहाँ पे ज़्यादा इंडियन सोल्जर रहेंगे तो वहाँ पे वो लोग दबाव क्रिएट करेंगे ओवर दोज ब्रिटिश ऑफिसर्स। तो ये एक चीज़ इन्होंने प्लान आउट किया था। आगे यहाँ पे इंडियन मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सोल्जर्स थे उसमें ब्रिटिश ऑफिसर्स भी थे और इंडियन ऑफिसर्स भी थे। तो जो इंडियन सोल्जर थे उनका जो पॉपुलेशन था हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी का आर्मी में वो बहुत ज़्यादा था। तो यहाँ पे दिया हुआ है वो लगभग 2,33,000 के आसपास इंडियन सोल्जर्स थे और ओनली 45,322 जो वो ब्रिटिश सोल्जर थे। तो ये जो एक सोल्जर का जो पॉपुलेशन का जो रेशियो है ये इतना ज़्यादा वेरी कर रहा था। तो इस चीज़ को लॉर्ड डलहौजी ने बहुत बार लेटर लिख के अपने हायर अथॉरिटीज़ को बताया कि ये जो प्रोपोर्शन है वो सेम रहना चाहिए। इंडियन सोल्जर ज़्यादा हो जाएंगे, हो सकता है कि आगे चल के कभी रिवोल्ट करे, लेकिन उनका बात कोई सुना नहीं था उस टाइम में। लेकिन बाद में सही में ऐसा हुआ, इंडियन सोल्जर्स ने रिवोल्ट करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि वो ज़्यादा थे और ब्रिटिश सोल्जर्स कम थे। चलो आगे ये बात करते हैं कि एक बार वॉर हुआ था, अफ़गान वॉर बिटवीन ब्रिटिश सोल्जर और यहाँ पे अफ़गानिस्तान वाले सोल्जर। तो अफ़गान वॉर में जो है वो ब्रिटिश सोल्जर वो हार गई थी, उनका बहुत पैसे का नुकसान हुआ था। तो इंडियन सोल्जर ये सोचने लग गए थे कि ये अंग्रेज़ लोग अफ़गानिस्तान से जीत नहीं पा रहे हैं तो हमसे क्या जीतेंगे। तो उनके मन में ये एक भावना था कि अंग्रेज़ लोग थोड़े से कमज़ोर हैं, हम लोग प्रेशर डालेंगे तो वो लोग घबरा जाएंगे। तो ये भी एक जो है वो वॉर का एक कॉज था कि हम लोगों ने मतलब इंडियन सोल्जर ने ब्रिटिश सोल्जर को थोड़ा सा कमज़ोर समझा था। हम लोगों ने सोचा था कि लड़ाई लड़ेंगे ये लोग डर के भाग जाएंगे। ठीक है, आगे एक जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट करके एक पास हुआ था एक्ट 1856 में, जिसमें लिखा हुआ था कि जो बंगाल में आर्मी का जो रिक्रूटमेंट हुआ है जिसमें इंडियन सोल्जर्स जो रिक्रूट हुए हैं उनको कभी भी कहीं पे भी सर्विस देने के लिए भेजा जा सकता है। दैट कैन बी विद इन देयर ओन कंट्री और कैन बी सम अदर फॉरेन लैंड, किसी फॉरेन कंट्री में भी उनको भेजा जा सकता है। लेकिन पहले जो बंगाल में जो हाई क्लास के ब्राह्मण रहते थे उनका मानना था कि समुंदर क्रॉस करना इज़ अ वेरी बिग सिन। अगर ओशियन समुंदर क्रॉस कर देते हैं तो पाप हो जाता है, तो कोई भी ओशियन नहीं क्रॉस करना चाहता था। लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट उनको कहीं पे भी भेजा जा सकता था। तो इंडियन सोल्जर्स को दूसरे दूसरे कंट्रीज़ में भेजा जा रहा था लड़ाई लड़ने के लिए, और यहाँ पे इंडियन सोल्जर्स जाना नहीं चाहते थे क्योंकि समुंदर क्रॉस करना वॉज अ सिन फॉर देम। तो ये भी एक मन में गुस्सा भरने का कारण था। ये सारा जो है वो हमारा छोटा छोटा इवेंट है जिसके वजह से इंडियन लोगों के मन में, इंडियन पीजेंट्स के मन में, इंडियन फार्मर के मन में, सोल्जर्स के मन में, आर्टिशियंस क्राफ्ट्समैन इनके मन में जो है वो गुस्सा भरना स्टार्ट हुआ था इन इवेंट्स की वजह से।
लेकिन कोई भी लड़ाई जब होता है तो उसका कोई एक इमीडिएट कॉज रहता है जिसके वजह से वो लड़ाई स्टार्ट हो जाता है। जैसे इसको ऐसे हम लोग समझते हैं कि आप हो और आपका पड़ोसी है, आप दोनों के बीच में बहुत समय से झगड़ा चल रहा है, लेकिन एक इवेंट कुछ ऐसा होता है जिस इवेंट के वजह से वो झगड़ा हाथापाई में कन्वर्ट हो जाता है। तो वही इवेंट था, ये लड़ाई स्टार्ट होने का जो इमीडिएट कॉज था वो था हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ एनफील्ड राइफल। अब ये एनफील्ड राइफल क्या चीज़ था, ये एक नया टेक्नोलॉजी का एक राइफल इंट्रोड्यूस किया गया था, डबल बैरल जिसमें होता था, 2 गोली उसमें इंसर्ट किया जाता था। ठीक है, अच्छा बंदूक था, लेकिन इसका जो बुलेट था, ये ऐसा अफवाह उस टाइम में फैल गया था कि इसका जो बुलेट है, बुलेट के चारों तरफ में एक कोटिंग चढ़ा रहता था ग्रीस पेपर का। और ये अफवाह फैल गया था कि वो जो ग्रीस पेपर है, वो वैक्सी टाइप का पेपर है, वो ग्रीस बनाया जाता है विद द हेल्प ऑफ द फैट ऑफ काऊ एंड पिग। तो जो आर्मी में जो हिंदू लोग थे, और वो जो बुलेट जो है उसको बंदूक में लोड करने से पहले दांत से ऐसे करके उसका ग्रीस पेपर को निकाला जाता था और बंदूक का बैरल में इसको ऐसे फिट किया जाता था। तो जो आर्मी में इंडियन सोल्जर्स थे वो लोगों ने मना कर दिया इस बुलेट का इस्तेमाल करने से, ये कह के कि इसमें गाय का चर्बी मिला हुआ है तो इसको हम लोग दांत में नहीं लगा सकते, मुंह में नहीं लगा सकते हैं, बिकॉज काउ इज़ होली फॉर हिंदूज। और वही जो आर्मी में जो मुस्लिम सोल्जर्स थे उन्होंने ये कह के मना कर दिया कि पिग जो है वो हमारे लिए अनहोली है, तो पिग का बना हुआ चर्बी का जो बुलेट है उसका हम लोग मुंह में नहीं लगा सकते, दांत से नहीं उसको फाड़ सकते हैं। तो यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम का यूनिटी देखा जाने लगा इस एनफील्ड राइफल वाले इवेंट में। तो हिंदुओं ने भी मना कर दिया उस राइफल का इस्तेमाल करने से, मुस्लिमों ने भी मना कर दिया। एक बार ऐसा हुआ कि बैरकपुर में एक ब्राह्मण सोल्जर था, उसका नाम था मंगल पांडे। तो 2 ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर मंगल पांडे के पास आए और उनको बोला कि आप जो है वो गोली चलाइए। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये जो नया जो एनफील्ड राइफल इंट्रोड्यूस हुआ है, इसका कार्ट्रिज में काऊ का फैट है, इसको हम मुंह में लगा के उसका जो ग्रीस पेपर है उसको टीयर नहीं कर सकते हैं। तो ब्रिटिश ऑफिसर उनको पूरा प्रेशराइज करने लगी, डांटने मतलब मारने पीटने वाला कंडीशन तक पहुंच गया था। तो मंगल पांडे उस टाइम में इतना गुस्सा हो गए कि उनका जो बंदूक था उसमें पहले से 2 गोली डाला हुआ था। तो जो 2 ब्रिटिश ऑफिसर उनके ऊपर प्रेशर डाल रहे थे, उन्होंने बंदूक उठा के उन्हीं दोनों को गोली मार दिया। यही इवेंट था जिसके वजह से ये वॉर आउटब्रेक हुआ। ये इवेंट जो है वो पूरी बंगाल में धीरे धीरे फैलने लग गया, बंगाल से दूसरे पार्ट ऑफ द कंट्रीज़ में ये बात आग की तरह फैला। उसके बाद जिस रेजिमेंट के ये मंगल पांडे थे वो बैरकपुर रेजिमेंट के थे, उस पूरा रेजिमेंट को ही सस्पेंड कर दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। तो उस रेजिमेंट में बाकी जितने भी सोल्जर्स थे, वो सोल्जर का मतलब एक तरीके से उनका नौकरी चला गया। तो वो लोग अपने घर वापस चले गए। कुछ लोग आए थे अवध से। अब अवध का कहानी हम लोग कल बात किए थे कि अवध के जो राजा थे नवाब वाजिद अली शाह, वो बहुत ज़्यादा वफादार थे ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, लेकिन फिर भी उनका ज़मीन हड़प लिया गया था। तो जब ये सोल्जर वापस अपने घर अवध गए, अवध में जाने के बाद उन्होंने ये कहानी अपना बताया कि किस तरीके से काऊ और पिग का चर्बी से बनाया हुआ जो कार्ट्रिज है उसको हमें दांत से फाड़ने के लिए बोला जा रहा है, हमारा रिलीजन के साथ इंटरफेयर किया जा रहा है। तो वहाँ के जो नवाब थे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लग गए और उन्होंने इस वॉर में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक चीज़ देख सकते हैं कि इंडिया में इतने सालों से ये लोग टॉर्चर करते आए हैं, लेकिन हम लोग ज़्यादा कुछ बोले नहीं, लेकिन इंडियन रिलीजन में अगर इंटरफेयर करोगे तो चुप नहीं बैठेंगे। तो यहाँ पे ये रिलीजन के साथ छेड़छाड़ होना स्टार्ट हुआ, तभी जाके हम लोग लड़ाई करना स्टार्ट किए। ठीक है, इतना हम लोग बात कर लिए। अब आगे ये चीज़ बात करते हैं कि तो पहला तो इवेंट ये था कि मंगल पांडे ने उस चीज़ को इस्तेमाल करने से मना कर दिया। बाद में मंगल पांडे को कैप्चर भी कर लिया गया था और उनको फिर फांसी का सज़ा भी हो गया था। ये इवेंट इस बारे में फैला, इसका ये जो न्यूज़ है वो मीरठ तक फैला। तो मीरठ में 6 मई को 85 सोल्जर्स ने उस बंदूक को इस्तेमाल करने से मना कर दिया, तो उनको 10 साल का जेल हो गया। ठीक 3 दिन बाद 9 मई को इंडियन सोल्जर्स जो है उनका यूनिफॉर्म को फाड़ दिया गया था, पूरे बीच बाज़ार में खड़े करके उनका यूनिफॉर्म फाड़ दिया गया था। तो ये भी एक इवेंट था जिसकी वजह से इंडियन सोल्जर बहुत गुस्सा में आ गए थे। उसके बाद 10th में, अगला ही दिन 10th में को क्या हुआ, कुछ सोल्जर्स जिनको जो है वो जेल में भर दिया गया था ये कह के कि तुम ये इनफील्ड राइफल इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो तुमको जेल में जाना पड़ेगा। उन्होंने किसी तरीके से जेल का दरवाज़ा तोड़ दिया, बाकी जितने भी जेल में कैदी थे उन सभी को जेल से रिलीज़ करवा दिया। वो कैदी पहले से मन में गुस्सा भरा था यूरोपियंस के लिए, अंग्रेज़ों के लिए। तो कैदी जेल से निकलते ही इन अंग्रेज़ों के घर चले गए, बाहर से कुंडी लगा दिए, लगा के घर में आग लगा दिए। तो उनका यूरोपियंस का घर मतलब जलने लग गया था। बहुत सारे यूरोपियंस का डेथ भी हो गया था, यानी कि ये ब्रिटिशर्स का डेथ भी हुआ था यहाँ पे। फिर आगे जो है वो 11 मई को
ये जो बात है धीरे धीरे करके दिल्ली तक पहुंची। पूरी इंडिया में जितने भी सोल्जर्स थे, जितने भी लोग थे जिनके साथ ये भेदभाव किया गया था और उनको टॉर्चर किया गया था, वो लोग 11 मई को मार्च करते हुए दिल्ली पहुंचे और दिल्ली में रेड फोर्ट को जो वो अपना हेडक्वार्टर बनाया और वहाँ से ये लड़ाई स्टार्ट किया। अब इस इवेंट में एक बात ये है कि कोई भी एक प्रोमिनेंट लीडर नहीं था इस इवेंट का। तो हम लोगों ने जब दिल्ली में जाके रेड फोर्ट को अपना हेडक्वार्टर बनाया तो रेड फोर्ट में रहते थे बहादुर शाह जफ़र, और आपको याद होगा शायद कि बहादुर शाह जफ़र को भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने नाराज़ कर दिया था ये बोल के कि तुम्हारे डेथ के बाद तुम्हारे जितना भी डिसेंडेंट है उनको रेड फोर्ट छोड़ देना पड़ेगा और राजा कहलाने का अधिकार आप लोगों से छीन लिया जाएगा। तो बहादुर शाह जफ़र को भी बदला लेना था। तो इनके पास इतने सारे सोल्जर्स आए, बहादुर शाह जफ़र को बोला कि आप हमारे लीडर बनिए, आपको कुछ करना नहीं है, बस आप एज ए लीडर हमारे साथ खड़े रहिए। तो उस टाइम में बहादुर शाह जफ़र का एज लगभग 80 साल का था। तो 80 साल का बूढ़ा अब क्या ही लीडरशिप कर सकता है। तो खैर जैसे भी हो इन्होंने मान लिया और ये रिवोल्ट जो है वो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टार्ट होना जो है वो स्टार्ट कर दिया। मतलब ये ऑर्गेनाइज्ड वे में ये स्टार्ट हो गया ये रिवोल्ट विथ ए लीडर, एंड दैट लीडर वाज बहादुर शाह जफ़र। अब एक 7 अगस्त को एक ब्रिटिश ऑफिसर थे, उनका नाम था निकोलसन। उन्होंने रेड फोर्ट का दरवाज़ा को बम मार के उड़ा दिया, अपना पूरा आर्मी को अंदर में भेज दिया। बहादुर शाह जफ़र और उनकी जो फैमिली है किसी तरीके से बचते बचाते हुए हुमायूंस टोम्ब में जाके वो छुप गए थे। लेकिन फिर बाद में उनको कैप्चर कर लिया गया था। बहादुर शाह जफ़र और उनकी एक फेवरेट वाइफ थी, ठीक है, फेवरेट वाइफ यहाँ पे कहा जा रहा है क्योंकि इनके बहुत सारे वाइफ होती है, तो उनमें से एक फेवरेट इनकी वाइफ थी, उनका नाम था बेगम जीनत महल। तो बहादुर शाह जफ़र, बेगम जीनत महल और उनके 2 बच्चे और एक पोता ग्रैंडसन, इन सभी को कैप्चर कर लिया गया, पकड़ के भेज दिया गया रंगून जेल। रंगून पुराना नाम है बर्मा का और बर्मा भी पुराना नाम है म्यांमार का। तो अभी जो म्यांमार है हमारा बांग्लादेश के बगल में पड़ता है, वही म्यांमार पहले बर्मा और उससे भी पहले रंगून नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पे रंगून जेल में उनको भर दिया गया, जहाँ पे बहादुर शाह जफ़र ऐसे ही 80 साल के इनका एज था। तो इनका डेथ हो गया 7 नवंबर 1862। इनके डेथ के बाद इनके जो 2 बेटे हैं उन बेटों को भी गोली मार दिया गया और उनका जो पोता था पोता को भी गोली मार दिया। अब किसने मारा? लेफ्टिनेंट हॉडसन नाम के एक पर्सन थे, इन्होंने इन सभी को, मतलब ये मुगल का पूरा जो खानदान ही ख़त्म कर दिया इनका। ठीक है, तो अब आगे कानपुर में कुछ इवेंट हुआ था। कानपुर में क्या हुआ कि नाना साहेब थे, ये बाजीराव टू के जो वो अडॉप्टेड सन थे। तो नाना साहेब ने भी रिवोल्ट करना स्टार्ट कर दिया। बहुत सारे ब्रिटिश फैमिलीज़ को जो है वो मतलब कैप्चर करने लग गए थे। तो ये सारा रिवोल्ट हमारा स्टार्ट हुआ था। ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं नाना साहेब वाला। आगे हम लोग देखते हैं जो अवध के जो नवाब थे उन्होंने भी रिवोल्ट करना स्टार्ट कर दिया। अवध के नवाब को जो है वो अपना घर से बेदखल कर दिया गया था, उनको अवध से निकाल दिया गया था। तो उनके एब्सेंस में उनकी जो वाइफ थी बेगम हज़रत महल, उन्होंने सोल्जर्स को मोटिवेट किया इस लड़ाई में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो ये सारा इवेंट उस टाइम में हुआ था। फिर आगे हम लोग देखें सेंट्रल इंडिया में क्या क्या इवेंट चल रहा था। तो झांसी और ग्वालियर में जो रानी लक्ष्मीबाई है उनका जगह हड़प लिया गया था, ये बोल के कि आपका कोई बायोलॉजिकल ऑफस्प्रिंग नहीं है, यानी कि आपका जो ज़मीन है वो हमारा हो जाएगा। इस चीज़ को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बोला जाता है। तो इसको लगा के उनका ज़मीन हड़पा जाने लग गया था। तो रानी लक्ष्मीबाई ने बहुत ब्रेवरी के साथ इन्होंने लड़ाई जो है वो लड़ा था, वो हार नहीं मानी थी। और इस लड़ाई में उनका हेल्प किया था उनका एक बचपन का दोस्त भी था तांतिया तोप। इन दोनों ने मिल के इंडियन सोल्जर्स को मोटिवेट किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ाई लड़ना स्टार्ट कर दिया। तो 1857 जून महीने में ये झांसी में रिवोल्ट स्टार्ट हुआ और मार्च 1858 में सर ह्यूज रोज नाम के जो पर्सन थे उन्होंने झांसी का जो फोर्ट है किला उसको चारों तरफ से घेर लिया था सोल्जर्स से। ये झांसी की रानी के पास बचने का कोई चारा नहीं था। तो वो जो फोर्ट जो था वो लगभग हम लोग समझ सकते हैं 5-6 फ्लोर का बिल्डिंग का हाइट के जितना था। तो उन्होंने वो 6 फ्लोर का बिल्डिंग जितना हाइट से अपना घोड़ा को लेकर वहाँ से कूद के भाग गई थी। और लड़ाई के टाइम अपने साथ अपना जो बच्चा जो था इनका अडॉप्टेड सन था उनको अपने पीठ में एक साड़ी की मदद से ऐसे बांध के जो है वो पूरा लड़ाई लड़ी थी। तो बहुत ब्रेवरी के साथ इन्होंने लड़ाई लड़ा था। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई का हार का एक कारण था कि इनका एक अपना ही आदमी था, ओरछा का एक राजा था। तो उस राजा ने जो वो अंग्रेज़ों से कुछ पैसा लेके अपने यहाँ का दरवाज़ा ओपन कर दिया था। तो सारे ब्रिटिश आर्मी जो उस दरवाजे से अंदर घुस के झांसी तक पहुँच गए थे। तो जिनके वजह से ये रानी लक्ष्मीबाई का जो है वो मतलब उनको कैप्चर कर लिया गया था।
ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं। बाद में लड़ते लड़ते इनका डेथ हो गया था हमारा 17 जून 1858 को। तो इतना ब्रेवरी के साथ इन्होंने लड़ा था, एक लड़की होने के बावजूद इतने साहस से, करेज से लड़ा था, हथियार वगैरह इतने अच्छे से यूज़ किया था इन्होंने कि जिनके साथ इनका लड़ाई हुआ था, दैट इज़ सर ह्यूज रोज, उन्होंने खुद अपने ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि शी वॉज द बेस्ट एंड द ब्रेवेस्ट मिलिट्री लीडर ऑफ द रिबल्स। यानी कि जितने भी लोग लड़ाई में पार्टिसिपेट कर रहे थे, उनमें से ये जो रानी लक्ष्मीबाई है, शी वॉज द बेस्ट एंड द ब्रेवेस्ट। मतलब अपना दुश्मन का ये तारीफ़ कर रहे हैं, तो दैट इज़ ए वेरी ह्यूज अचीवमेंट फॉर रानी लक्ष्मीबाई। ठीक, बाद में तांतिया तोप जो रानी लक्ष्मीबाई के जो फ्रेंड थे उनको भी कैप्चर कर लिया गया था और 18 अप्रैल 1859 को पब्लिकली मार्केट के बीच में उनको फांसी का सज़ा दे दिया गया था। फिर बाकी इंडिया के दूसरे दूसरे पार्ट्स में भी ये इवेंट फैल ही रहा था। बिहार में राजपूत कुंवर सिंह लड़ाई लड़ रहे थे, गया में, रांची में, पंजाब में, सभी जगहों पे। हालांकि पंजाब जो था इस रिवोल्ट से अनअफेक्टेड थे, यहाँ पे पंजाब में वो रिवोल्ट का उतना ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिल रहा था। अब हम लोग बात करते हैं कॉजेज़ ऑफ आर फेलियर। क्या रीज़न था जिसके वजह से हम लोग इस लड़ाई को हार गए थे। पहला रीज़न ये था कि हमारे पास कोई काबिल लीडर नहीं था। जो लीडर था, बहादुर शाह जफर टू 80 साल के बूढ़े थे, उनसे कुछ संभलता था नहीं। वो खुद अंग्रेज़ों के अंदर में पेंशनर थे, पेंशन मिलता था तब उनका घर चलता था। तो कोई पावरफुल लीडर नहीं था हमारे पास, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था हमारे बीच में। सब लोग अपना फ़ायदा का लड़ाई लड़ रहा था। किसान लोग अपना फ़ायदा के लिए लड़ रहा है, आर्टिशियंस लोग अपना फ़ायदा के लिए लड़ रहा है। जिसका जिसका फ़ायदा पूरा हो जाता था वो उस लड़ाई से विथड्रॉ कर लेता था। तो कोई एक गोल नहीं था हमारा लड़ाई लड़ने का, जिसके वजह से हम लोग इस लड़ाई को हार गए थे। आगे ब्रिटिश लोगों के पास सुपीरियर इक्विपमेंट्स थे, हथियार उनके पास बहुत अच्छा अच्छा था, तोप था, बंदूक था, हम लोग तलवार लेके लड़ रहे थे। ठीक है, तो जिसके वजह से हम लोग हार गए थे। वॉर बड़ा लोकलाइज था, पूरे वाइड स्प्रेड पूरे इंडिया में नहीं फैला था, बस कुछ कुछ जगहों पे, मोस्टली नॉर्थ इंडिया में ये वॉर जो है वो फैला हुआ था। साउथ इंडिया वाज कम्प्लीटली अनअफेक्टेड बाय दिस वॉर। और वहाँ पे साउथ इंडिया में लोगों ने पार्टिसिपेट भी नहीं किया था, क्योंकि हमारे पास कोई कॉमन लैंग्वेज नहीं था। नॉर्थ में क्या चलता था साउथ वाले लोगों को समझ में नहीं आता था, क्योंकि उनको हिंदी नहीं आता। साउथ में क्या चल रहा है नॉर्थ वाले लोगों को समझ में नहीं आता था, क्योंकि उनको तमिल, तेलुगु, कन्नड़ ये सब लैंग्वेज नहीं आता था। तो हमारे पास एक कॉमन लैंग्वेज नहीं था, जिसके वजह से ये हम लोग हार गए थे लड़ाई। लेकिन जब 1947 का जो हमें आज़ादी मिला, उस टाइम तक इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन पूरे ज़ोर शोर तक फैल चुका था, सबको इंग्लिश आ गया था। तो इसीलिए हम लोग वो वाला वॉर जो है, लड़ाई जो है, जीत पाए थे। आगे इस वॉर में सभी लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया। जैसे बिजनेस क्लास के जो लोग थे, जो लोग ट्रेडर्स थे, मर्चेंट्स थे, उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था। एजुकेटेड इंडियन, इनका एक ही सपना था, पढ़ेंगे लिखेंगे, जॉब पाएंगे, ज़िंदगी अच्छे से बिताएंगे, फिर मर जाएंगे। तो इन्होंने कभी भी इस वॉर में पार्टिसिपेट ही नहीं किया। और कुछ इंडियन ट्रेटर्स भी थे, धोखेबाज थे, जो कि अंग्रेज़ों से पैसा लेके जो है वो हम अपने ही लोगों के खिलाफ में वो काम करते थे। तो ये कुछ कुछ रीज़न था जिसके वजह से हम लोग हार गए। ये कॉजेज़ ऑफ आर फेलियर भी आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। आगे कॉन्सिक्वेंसेस देखते हैं, इस वॉर के बाद क्या क्या इवेंट हुआ। तो वॉर से पहले इंडिया पे ईस्ट इंडिया कंपनी रूल करती थी। वॉर के बाद ये एडमिनिस्ट्रेशन ईस्ट इंडिया कंपनी से लेके छीन के वो दे दिया गया जो ब्रिटिश क्वीन है। तो ब्रिटिश क्वीन ने बोला ईस्ट इंडिया कंपनी को कि अब आप बीच में से हट जाइए, हम लोग जो है वो इंडिया के ऊपर में रूल करेंगे, अपना रूल्स रेगुलेशन लगवाएंगे। आगे एक पोस्ट होता था पहले, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब थी तो उनके अंडर में इंडिया के जो हेड है उनको गवर्नर जनरल बोला जाता था। लेकिन अब ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं रही, तो ब्रिटिश क्वीन के अंडर में इंडिया का जो हेड है उसको वाइस रॉय कहा जाने लगा। यानी कि काम एक ही है, नाम बदल दिया गया, गवर्नर जनरल से वाइस रॉय कर दिया गया। आगे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये बोला कि अब हम इंडियन स्टेट को धोखाधड़ी से हड़पना बंद कर देंगे। अब मतलब आपने जितना जगह दिया है उसी जगह में रहेंगे, बिजनेस बिजनेस शांति से करेंगे। हालांकि ये भी एक लॉलीपॉप था इंडियन लोगों को शांत करवाने के लिए। आगे इस लड़ाई का जितना भी खर्चा आया था, जितना भी लोगों का डेथ हुआ था, यानी कि ब्रिटिश ऑफिसर का डेथ हुआ था, उसका कॉम्पनसेशन वगैरह सब इंडियन लोगों से वसूला गया। एक और चीज़ किया गया था, पेशवा का जो पोस्ट था उसको बंद करवा दिया गया था। पेशवा का पोस्ट वॉज नॉट वैलिड एनी मोर। मुगल डायनेस्टी यहीं पे ख़त्म हो गया इस लड़ाई के बाद, क्योंकि मुगल का जो भी लास्ट आखिरी रूलर था वो मर गया, उसका बेटा पोता खानदान सब खत्म हो गया। तो मुगल डायनेस्टी इस वॉर के बाद पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। आर्मी रीऑर्गेनाइज किया गया। आर्मी में इंडियन सोल्जर्स का जो पॉपुलेशन है उसको कम किया गया, और जो ब्रिटिश ऑफिसर है उनका पॉपुलेशन का थोड़ा सा बढ़ाया गया। ठीक है, आगे क्वीन विक्टोरिया ने ये प्रॉमिस किया कि अब इंडियन लोगों का रिलीजियस बिलीफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे। यानी कि आप रिलीजियसली जो भी आप डिसीजन ले रहे हो वो ठीक है, उन सभी चीज़ों में हम लोग टांग अड़ाने के लिए नहीं आएंगे।
बहुत सारे इंडियन प्रिजनर्स को जो कि वॉर के टाइम में कैप्चर किया गया था उनको जो वो रिलीज़ दे दिया, एक छोटा सा वार्निंग दे के उनको रिलीज़ कर दिया गया। इसके बाद इन्होंने स्टार्ट किया, ब्रिटिश लोगों ने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। धीरे धीरे इंडिया को, इनको समझ में आ गया था कि एक साथ इंडिया पे जो है वो रूल करना पॉसिबल नहीं है, तो इंडियन लोगों के बीच में अगर किसी तरीके से लड़ाई लगवा देते हैं, ये लोग आपस में लड़ते रहेंगे, तब हम लोग आराम से रूल कर सकते हैं। तो इसी के बेसिस पे बंगाल का पार्टीशन कर दिया गया था, लॉर्ड कर्जन ने किया था बंगाल का पार्टीशन। ठीक है, तो ये बंगाल पार्टीशन वगैरह हम लोग डिटेल्स में आगे देखेंगे। इस वॉर के बाद इंडियन लोगों के मन में एक नेशनलिज्म का भावना जागने लग गया था, पैट्रियोटिक हो गए थे वो लोग पैट्रियोटिक सॉन्ग लिखने लग गए थे। जैसे रानी लक्ष्मीबाई के बारे में एक पोएट थी, उन्होंने ये सॉन्ग लिखा था, ये शायद आप लोगों ने 5th-6th स्टैंडर्ड में इसको पढ़ा भी होगा। नाना के संग पढ़ती थी वो, नाना के संग खेली थी, बरछी ढाल कृपान कटारी, उसकी सही सरी यही सही सहेली थी। तो ये सुभद्रा कुमारी चौहान ने ये वाला पोएम लिखा हुआ है, हिंदी बुक में आपका ICSE बोर्ड में शायद 5th-6th स्टैंडर्ड में रहता है। तो ये इस तरीके से का सॉन्ग वगैरह कंपोज होने लगा था, लोग सॉन्ग लिखते थे, नेशनलिज्म का भावना लोगों के मन में आने लग गया था। इंग्लिश एजुकेशन इस वॉर के बाद एक कॉमन लैंग्वेज बन गया था, पूरे इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन दिया जाता था, और इसी के वजह से 1947 में हमें इंडिपेंडेंस मिला था। ठीक है, इतना हो गया। अब आगे देखते हैं, लॉर्ड कैनिंग के बारे में हम लोग देखते हैं। लॉर्ड कैनिंग जब ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर काम करते थे तब वो गवर्नर जनरल के पोस्ट में थे, लेकिन हम लोगों ने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश क्वीन ने बोला कि अब आप हट जाइए, हम लोग अब रूल करेंगे, और आपके अंदर में जो गवर्नर जनरल का पोस्ट है उसको वाइसरॉय कहा जाएगा। मतलब वही बात है कि सेम पोस्ट है, नाम खाली बदल दिया गया था। तो जब लॉर्ड कैनिंग ईस्ट इंडिया कंपनी से निकल के क्वीन के अंदर में काम करने लगे तो लॉर्ड कैनिंग बन गए यहाँ के वाइसरॉय, लेकिन बाद में उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था अपने जॉब से, क्योंकि इस लड़ाई में इतना उन्होंने मार काट देखा था, इतना इनका मेंटल हेल्थ जो है वो सही नहीं था, तो जिसके वजह से ये जो है वो फिज़िकल और मेंटल हेल्थ डिटोरिएट करने की वजह से इन्होंने कुछ टाइम बाद 1862 में रिज़ाइन कर दिया था अपने पोस्ट से। ठीक है, अब आगे देखते हैं, नेचर ऑफ द वॉर के बारे में बात करते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये एक वॉर था, लड़ाई था इंडिपेंडेंस का। कुछ लोगों का मानना था कि ये एक जो आर्मी वाले हैं सिपाही, उनके द्वारा स्टार्ट किया गया एक छोटा सा झगड़ा था। ठीक है, सिपाही म्यूटिनी जिसको बुलाया जाता है। अब कौन कौन से लोग हैं जो कि इसको वॉर कंसिडर करते थे, तो वीर सावरकर नाम के पर्सन हैं, वो उन्होंने नाम दिया था इसका वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। सुभाष चंद्र बोस जी ने नाम दिया था इसका फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। सर जॉन लॉरेंस, ये एक ब्रिटिश ऑफिसर थे, इन्होंने बोला कि ये कोई आज़ादी का लड़ाई नहीं है, ये सिपाहियों का आपस का झगड़ा है, ये ऐसा बोल के इसको नाम दिया था। आरसी मजूमदार ने नाम दिया था इसको रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है, और इन्होंने बोला था कि रिवोल्ट ऑफ 1857 जो है वो इसको नेशनल वॉर का नाम नहीं देना चाहिए, क्योंकि एक छोटा सा झगड़ा था, रिवोल्ट था, जो कि 1857 में स्टार्ट हुआ था। जवाहरलाल नेहरू ने ये स्टेटमेंट दिया था कि ये शुरुआत हुआ था एज ए रिवोल्ट, लेकिन आगे चल के एक इंडिपेंडेंस का जो है वो लड़ाई के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया था। तो ये कुछ कुछ पर्सन्स थे जिन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया था आफ्टर दिस वॉर। ठीक है, अब कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर हम लोग देख ले तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है 1857 के रिवोल्ट के अकॉर्डिंग आपको 3 इकोनॉमिक कॉजेज़ बताना है इस रिवोल्ट का। तो इकोनॉमिक कॉजेज़ हम लोग देखे ही थे, ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा था, हमारा कॉटन सस्ता में ख़रीद के अपने वहाँ पे ले जाते थे, शर्ट वगैरह अच्छा क्वालिटी का बनाते थे अपने फैक्ट्री में, और फिर उसी शर्ट को हमारे इंडियन मार्केट में बेचते थे बहुत ज़्यादा पैसा में, और हम लोग उसको ख़रीदते भी थे क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। जो इंडियन लोगों का हैंडमेड प्रोडक्ट था वो उसका क्वालिटी उतना अच्छा नहीं होता था, तो लोग उसको उतना पसंद नहीं करते थे, और वो ब्रिटिश लोगों का जो फैक्ट्री का बना हुआ सामान था उसका क्वालिटी अच्छा होता था, स्टाइलिश होता था देखने में, तो इसीलिए लोग खरीदते थे। तो ये कुछ कुछ कॉजेज़ है। मिलिट्री कॉजेज़ पूछा गया है, तो मिलिट्री में जो है वो इंडियन सोल्जर्स को के अगेंस्ट में डिस्क्रिमिनेशन होता था, उनका सैलरी लो था, उनको फॉरेन कंट्री में भेजा जा रहा था, ये जानते हुए भी कि इंडियन लोगों के लिए समुंदर क्रॉस करना इज़ ए सिन। तो ये कुछ कुछ मिलिट्री कॉजेज़ है। पॉलिटिकल कॉजेज़ भी हम लोग डिस्कस किए ही हैं। आगे सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है, कौन सा बुक था जो कि दादा भाई नारोजी ने लिखा था, जिसमें ड्रेन ऑफ इंडियाज़ वेल्थ के बारे में लिखा गया था। तो दादा भाई नारोजी ने लिखा था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ये कुछ कुछ क्वेश्चंस है जो कि आप लोग ट्राई करना, ये 10 ईयर्स के पेपर से निकाला गया है, और ये क्वेश्चन सिर्फ इसी चैप्टर में से है, तो इसको आप लोग पूरा जो है वो ट्राई करना एक बार। ये PDF तो ग्रुप में भेजा गया था पहले भी, आप बोलोगे तो फिर से भेज दिया जाएगा। ठीक है, चलिए।